हेलो बच्चों, मैं ममता जी क्लास 11th इकोनॉमिक्स के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। लेसन 6 की अभी अपन ने 3 वीडियो पढ़ लिए और तीनों वीडियो के अंदर अपन ने ग्रामीण विकास क्या है, भारत के अंदर ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है और ग्रामीण विकास के लिए हम लोग किस प्रकार साख मुहैया कराते हैं उन्हें, और साथ में अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है। उसी चीज को आज आगे बढ़ाएंगे अपन और आज अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अपन देखेंगे कि ग्रामीण विकास के अंदर कृषि विपणन किस प्रकार मददगार है, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि आखिर कृषि विपणन की आवश्यकता क्यों है, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि किसान को उसकी उपज का अच्छे से दाम मिले, किसान का जो उपज है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों सुधर जाए, उसका भंडारण की सुविधा हो जाए, परिवहन की सुविधा हो जाए, वित्त की सुविधा हो जाए, उसके लिए हमें कृषि विपणन की आवश्यकता है। क्योंकि हमने देखा था कि भारत में आज़ादी से पहले क्या था, किसानों के साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होती थी, चीटिंग होती थी, उसको मार्केट का अच्छे से ज्ञान नहीं था, वो स्थानीय बाजारों के अंदर ही अपना माल बेचता था, न इस तरह से कृषि मंडियाँ थी। तो इन सब में सुधार लाने के लिए सरकार ने कृषि विपणन पद्धति प्रारंभ की। तो कृषि विपणन पद्धति के अंदर अपन क्या देखेंगे कि ये एक सरकारी प्रयास है, कृषि कार्य में सुधार के लिए जो सरकारी प्रयास है उसी को अपन कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का कार्य 1965 से ही प्रारंभ हो गया था। 1965 के अंदर कृषि मूल्य, जिसको कि अपन कह सकते हैं कृषि कीमत आयोग का गठन हो गया था। तो 1965 में कृषि के अंदर सुधार के लिए या कृषि विपणन या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कह लो, उसके लिए एक आयोग की स्थापना हो गई थी जिसका नाम था कृषि मूल्य आयोग, और इसकी स्थापना हो गई थी 1965 में। 1985 के अंदर इसी कृषि कीमत आयोग का नाम बदल करके रख दिया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, पहले अपन ने ये देखा कि कृषि विपणन की आवश्यकता क्यों है लास्ट वीडियो के अंदर, और आज अपन देख रहे हैं कि कृषि विपणन के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए। तो पहला प्रयास 1965 में एक आयोग के गठन के साथ हुआ था। उसी आयोग का नाम 1985 में बदल करके कर दिया था कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। उसके बाद नाफेड राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक संस्था का गठन किया गया, NAFED, जिसका नाम था नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग लिमिटेड, और हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। इस नाफेड जो था, ये नाफेड NAFED ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था थी और इसका गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1958 में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके और ताकि किसानों का शोषण रुक जाए। तो नाफेड की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1958 को। और नाफेड का पूरा नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो 1 नंबर के क्वेश्चन और जो बहुचयनात्मक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि नाफेड का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, और हिंदी में कहो तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग लिमिटेड। और ये एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि किसान को उसका जो उत्पादन है, उसकी जो फसल है, उसकी जो उपज है, उसका उचित दाम मिल सके और उसका शोषण से वो बच सके। क्योंकि हमको पता है कि हमारा भारत क्या है, गांवों में बसता है, ग्रामीणों की संख्या ज़्यादा है, और यदि हम भारत का आर्थिक विकास करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है कि गाँवों का विकास किया जाए। और गाँवों के अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग कृषि करते हैं, तो कृषि में सुधार की आवश्यकता है, और कृषि में सुधार के लिए ही कृषि विपणन प्रणाली प्रारंभ की गई और उसमें नाफेड का बहुत अधिक योगदान है, क्योंकि नाफेड राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। अब इसी क्रम के अंदर कृषि विपणन के अंदर ही, या जिसको कहते हैं अपन एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंदर ही एक नाम आता है MSP, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? तो सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित दाम मिल सके उसके लिए MSP का निर्धारण किया है। जब
किसान खेती अनाज बीज की बुआई करता है, तो किसान के बीज की बुआई के समय ही, या ये कह लो कि किसान की फसल की बुआई हो उसके पहले ही सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये होता है कि अमुक फसल के नाम के साथ इसकी घोषणा होती है। जैसे कि अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं, तो रबी की फसल की बुआई होगी जिसमें गेहूं और चना की बुआई होगी, तो सरकार पहले से निश्चित कर देती है कि इस वर्ष गेहूं इस कीमत के ऊपर खरीदा जाएगा, चना इस कीमत के ऊपर खरीदा जाएगा। तो सरकार के द्वारा ये जो घोषणा की जाती है, किसी भी उपज को खरीदने के लिए जिस कीमत की घोषणा की जाती है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्टेड प्राइस कहते हैं। अब सरकार ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा क्यों करता है? ताकि किसान और अधिक मोटिवेट हो, इंस्पायर हो फसल उगाने के लिए। क्योंकि जब किसान फसल उगाता है तो हमें पता है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। अच्छा मानसून रहा, सब कुछ अच्छा रहा तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बिगड़ सकती है। तो इस डर से कहीं किसान फसल ना बोए या वो थोड़ा डिप्रेस होता है, तो उस चीज़ को हटाने के लिए, किसान को मोटिवेट करने के लिए, ताकि वो अपनी फसल को बोए, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल की बुआई के पहले ही कर देती है। फिर चाहे कोई भी हालात आए, फिर चाहे मार्केट की कोई भी स्थिति रहे, सरकार किसान से उस मूल्य पे वो फसल खरीदती है, उस उपज को खरीदती है। उससे कम मूल्य जो सरकार ने वो कीमत बोल दी है कि गेहूँ 20 रुपये किलो है, मतलब गेहूँ की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है 20 रुपये प्रति किलोग्राम, तो फिर सरकार को वो 20 रुपये किलो भाव से खरीदना ही पड़ता है। तो ये कहलाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसानों को उचित दाम मिल सके उसके लिए ये सरकार कार्य करती है। और ये जो कौन खरीदता है, ये नाफेड, अपने बात करें राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, तो नाफेड का यही कार्य है कि जो किसान है यदि उसकी मार्केट के अंदर उसको अच्छा कीमत नहीं मिली, यदि उसका उपज नहीं बिक पाई, तो सरकार उसको फिर न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर उसको खरीद लेती है। अब एमएसपी का जो निर्धारण होता है वो राष्ट्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ठीक है, तो एमएसपी क्या है वो समझा दिया मैंने आपको, और ये भी बता दिया कि एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, तो राष्ट्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब जैसे कि तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नाफेड है एमएसपी के निर्धारण के लिए, इसी प्रकार राजस्थान के अंदर राजफेड है। अरे राज क्यों? राज फॉर राजस्थान। तो इस प्रकार ये एक ऐसी संस्था है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर किसानों से उनके उत्पादन को खरीद लेती है। अब एक और नाम इसी क्रम के अंदर आता है एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। अब ये भारतीय खाद्य निगम क्या है, तो एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम है, भंडार गृह, जब सरकार होती है वो किसानों से पहले तो क्या करती है, अनाज खरीदती है, उनकी उपज को खरीदती है, और आगे वो नाफाड तक पहुँचे उसके पहले उसको आवश्यकता होती है गोदामों की, बड़े बड़े भंडार गृहों की। तो ये भंडार गृह होते हैं एफसीआई, जिसको कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, जिसका कार्य होता है भंडारण। इसके बहुत बड़े बड़े शीतगृह होते हैं और जिसमें अनाजों को कुछ दिनों से लेकर महीनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है, ताकि ये एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर ले जाए जा सके। जैसे जिस राज्य के अंदर इसका अधिक उत्पादन हुआ है वहाँ से उनको उन राज्यों में ले जाया जाए जहाँ पर इसकी आवश्यकता है, जहाँ पर किसी कारण से उस अनाज का कम उत्पादन हुआ है। तो इस प्रकार एफसीआई का भी कृषि विपणन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो निर्धारण था बच्चों, वो 1966-67 के अंदर ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन विधिवत रूप से ये स्टार्ट हुआ था 1975-76 के अंदर। अब कृषि विपणन के अंदर एक और चीज आती है अपना जैविक कृषि। अपन जैविक कृषि के साथ ही अपना ये जो चैप्टर है 6 ग्रामीण विकास, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जैविक कृषि जिसको अपन कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसमें भी होती तो खेती है, लेकिन उसमें अपन रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं, रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग नहीं करते हैं। अपन इसके अंदर जो कार्बनिक विधि से जो खाद तैयार किया गया है, कार्बनिक विधि से जो कीटनाशी तैयार किए गए, उन्हीं का उपयोग करते हैं, जिससे हमारी जो फसल पैदा होती है उसके अंदर रसायनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो वो जो कृषि का जो उत्पादन है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होता है। तो जैविक कृषि का जो अवधारणा थी वो हमारे देश के अंदर हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस अवधारणा को लाए थे। इसीलिए जैविक कृषि के जनक कौन कहलाते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और APJ अब्दुल कलाम को ही द्वितीय हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है। जबकि प्राथमिक जो प्रथम हरित क्रांति है उसके जो जनक की बात करें यदि अपन, तो भारत के अंदर तो MS स्वामीनाथन है, और यदि विश्व के अंदर बात करते तो नॉर्मन बोरलॉग प्रथम हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो बच्चों आपके 3-4 क्वेश्चन यही हो गए कि भारत में जैविक कृषि के जनक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जैविक कृषि क्या है? तो जैविक कृषि है बिना रासायनिक खाद और कीटनाशी के प्रयोग से जो खेती की जाती है उसको जैविक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि कहते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभप्रद होती है। द्वितीय हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। प्रथम हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। और विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन तो यही हो गए। तो आज की वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि कृषि विपणन के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है। तो 1958 के अंदर ये आयोग का गठन हो गया था। फिर एक इसके लिए नाफेड राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हो गई थी। उसी के अंदर MSP मिनिमम सपोर्टेड प्राइस और साथ के अंदर FCI के गोदाम और जैविक कृषि, ये सब कुछ कृषि विपणन के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने चैप्टर 6 ग्रामीण विकास के कुल 4 वीडियो देखे और 4 वीडियो के अंदर अपन ने अच्छे से समझ लिया कि ग्रामीण क्या है, ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण विकास के अंदर क्या बाधाएं आ रही है, ग्रामीण विकास के लिए सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है, और ग्रामीण विकास और साथ और ग्रामीण विकास और कृषि विपणन को भी अच्छे से देख लिया है। तो आज की वीडियो के अंदर चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। अगला लेसन अगले वीडियो के अंदर, तो अपन फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।